बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लेक्चर में क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वी आर गोइंग टू कंडक्ट होल 100 लेक्चर्स कवरिंग ऑल द थीम्स ऑफ गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज, ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, फेडरलिज्म, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल इश्यूज। बुनियादी तौर पे हमारे लेक्चर्स का मकसद ये है, वी जस्ट वांट टू हैव एन इंटरेक्टिव सेशंस सो दैट we are able to think critically. We should be able to generate debate जहाँ पे हम बहस करके क्रिटिकली कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करें और उसको फिर प्राइमरीली वी आर इन अ पोजीशन, हमारी स्किल्स हों सो दैट वी कुड राइट एन आर्टिकल। हम एक क्वालिटेटिव आर्टिकल उसको लिखते हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके इश्यूज और चैलेंजेस के बारे में, उसकी डिफरेंट सब्सटेंटिव डायनामिक्स के बारे में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज के बारे में विद सम सर्टेन कंक्लूजन्स। तो हमारा एक पूरा जो एक आर्टिकल है, जो हमारा एक पूरा जो एसे है, वो लिखा जा सके। बट आई वुड जस्ट ट्राई, वी आर ऑल स्टूडेंट्स, सो वी वुड बी लर्निंग फ्रॉम वन अनदर। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू राइट समथिंग क्रिटिकली। जब आप क्रिटिकली किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो यू जनरेट न्यू आइडियाज। और जो न्यू आइडियाज होते हैं, व्हेन दीज translated through some practical viable solutions, so that could provide mechanism for socio-political change or at least debate. कल हमने बात की, we talked about civil law. लॉ का आपको पता चल गया, लॉ के बारे में हमने काफी बात की। वी हैव बीन टॉकिंग इन डिटेल अबाउट लॉ। लॉ चाहे इंडिविजुअल है चाहे कलेक्टिव है, दैट रेगुलेट्स आवर एक्सटर्नल बिहेवियर्स, हमारे वो बिहेवियर्स। व्हेन वी लिव इन सोसाइटी वी हैव सर्टेन सिविल राइट्स, वी हैव सर्टेन राइट्स एंड सर्टेन ऑब्लिगेशंस। बीइंग अ सोशल एनिमल, एज अरिस्टोटल सेज, वी लिव इन अ सोसाइटी। तो हम का जो कंडक्ट है किसी सोसाइटी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी एक सोशल समाजी अहमियत है और एक उसकी रियासती अहमियत है। व्हेन वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट स्टेट, इट हैज टू डायमेंशंस एक्चुअली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट एंड कंडक्ट एंड मैटर्स एंड ट्रांजैक्शंस विद द लोगों के साथ। हमारा कंडक्ट क्या है, कि हम अपने राइट्स हासिल करते हैं, कि हम अपनी ऑब्लिगेशंस अदा करते हैं। One man's right is the other man's obligation. When we live in a society, so it's very important to conduct a civic role as well. लॉ के बारे में आप ने देखा, हमने इसके बारे में डिटेल से बात की। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट आई वुड ट्राई टू टॉक क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ के बारे में हमने बात की कि जो सिविल लॉ है दैट इज प्राइमरली अ प्राइवेट लॉ एंड दैट इज लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी की एग्जीक्यूशन है वो कंपनसेटरी मोड में, देयर इज ऑलवेज अ कंपनसेशन वेदर इट इज movable property or immovable property. Then we talked about revenue law, taxation laws, family laws, others. Today we will be talking about criminal law. So जो हमारा एक जुडिशियल सिस्टम है उसमें क्रिमिनल लॉ की पोजीशन क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ, इट हैज टू वर्ड्स, क्रिमिनल pertaining crime and law. लॉ के बारे में हम जाते हैं व्हेन इट इज enforceable by the state. Any regulation, any law, any value, whether social, that is enforceable by law is a law. When we talk about who will enforce it, definitely the judiciary or the executive part of the government will implement it. Law enforceability है, criminal law. When we live in a society, we have certain rights and certain liberties. तो जब वो ट्रेस पासिंग होती है और उसमें इंटेंट का रोल आता है, और उसमें फिजिकल या दूसरा प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे का होता है, और उसके पीछे हमारी इंटेंट है, क्रिमिनलिटी है, तो हम कह सकते हैं कि ये सारी ट्रांजैक्शंस कवर होंगी क्रिमिनल लॉ के बारे में। तो क्रिमिनल लॉ की जो बुनियाद है वो इंटेंशन है। इंटेंशन किस चीज की? गिल्ट। किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर इंटेंशनल गिल्ट है तो it means we are going towards the domain of criminal law.
When you talk about the criminal law of Pakistan, you should straight away go to the PPC, Pakistan Penal Code, क्योंकि हम अपने कॉन्सेप्ट को सर्टन रेफरेंसेस के साथ भी डिस्कस करेंगे। अगर आप पीपीसी पढ़ें तो यू वुड बी सेइंग के 511 हमारे ऑफेंसेस हैं, जनरल ऑफेंसेस ऑफ पीपीसी। अब ये जितने भी ऑफेंसेस हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी के हैं, चाहे उसमें रिलीजन भी है, चाहे उसमें कंडक्ट भी है, उसमें धोखा भी है, आपको एक दफा पीपीसी के 511 ऑफेंसेस जरूर पढ़ने चाहिए। एंड आई एम होप जब आप 511 ऑफेंसेस पढ़ेंगे, यू बी वंडरिंग व्हेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आई वेंट थ्रू पीपीसी, तो आई जस्ट थॉट के आई शुड बी इन जेल, व्हाई आई एम फ्री, क्यों उसमें शायद ही हमारा कोई ऐसा कंडक्ट है जो हम करते हैं वो उसमें डिस्कस ना हुआ हो। When we were talking about the evolution of law, we talked about के in tribal societies or in the early societies or in the primitive societies, जो ट्राइबल सिस्टम था या एक सोशल सिस्टम था, सोशल ऑर्डर था, वो हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्सटर्नल एक्शंस को रेगुलेट करता था, और उसमें मोरालिटी का रोल ज्यादा, उसमें ट्राइबल सोशल प्रेशर का रोल ज्यादा था, लेकिन उसकी इनफोर्सेबिलिटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट हुई सोसाइटी की, तो सर्टन जो सोशल बिहेवियर थे, सर्टन मॉरल वैल्यूज थी, सर्टन ट्रांजैक्शनल एक्ट्स थे, उनको इन्फोर्स करने के लिए उसके ऊपर सर्टन लॉज, सर्टन प्रोसीजर्स और सर्टन एग्जीक्यूशनल मोड्स आ गए। उससे सिविल लॉ की इब्तदा हुई। फिर जब मजीद देखा गया कि उसमें इंटेंशनल इश्यूज हैं, क्रिमिनल इश्यूज हैं, उसमें स्टीलिंग है, उसमें फ्रॉड है, उसमें बॉडी इंजरी है, और वो जो ऑफेंसेस हैं, वो जो एक्शंस हैं, वो सोसाइटी को ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और जो सोसाइटी की कम्पैक्टनेस है वो ज्यादा उससे खराब होती है। तो फिर तीसरे दर्जे में क्रिमिनल लॉ जो है वो अ, बनता चला गया, उसमें क्राइम्स को डील किया गया और क्राइम्स की पनिशमेंट। सिविल लॉ में कंपनसेशन है, लाइबिलिटी है। व्हेन वी टॉक क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनैलिटी है, गिल्ट है, इंटेंट है और पनिशमेंट है। दीज आर फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर क्रिमिनल लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ गिल्ट। द सेकंड, देयर इज द इंटेंशन बिहाइंड द गिल्ट। इसलिए तो जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, अगर आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखा हो, या इफ यू हैव बीन अ मैजिस्ट्रेट और इफ यू हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस, you have to determine the criminality. What is criminality? The intent of guilt. अगर आप इंक्वायरी करते हैं, क्रिमिनल इंक्वायरी करते हैं, तो आपको इंटेंशन जो है उसको एविडेंस के जरिए इस्टेब्लिश करना होगा। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू इस्टेब्लिश दैट इंटेंट, इट मीन्स जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो दैट लैक्स प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अब हम क्योंकि वी विल टॉक जनरली, वी हैव टॉक्ड अबाउट लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, व्हाट आर द इम्पेरेटिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का सोसाइटी के साथ क्या, किसी भी रियासत की बुनियादी जरूरत यह है कि वो जो सोसाइटी है उसको कम्पैक्ट रखे। आपको पता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट, स्टेट इदारों का नाम है, और जो स्टेट का सबसे बड़ा इदारा है वो सोसाइटी है। सोसाइटी इज द ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ स्टेट। सोसाइटी जो है वो, उसमें एक स्टेट भी आ सकती है, उसमें एक से ज्यादा स्टेट्स भी आ सकते हैं, लाइक वी टॉक अबाउट वेस्टर्न सोसाइटी, वी टॉक अबाउट इस्लामिक सोसाइटी। व्हेन अ पार्ट ऑफ सोसाइटी और अ सोसाइटी एज ए होल have sovereignty, we call it a modern nation state. When we talk about Pakistan, it's a very unique society. There is a society there, then there are different societies within a society. तो सोसाइटी को कंपैक्ट रखने के लिए सिविल लॉ, और उससे बढ़ के सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ, जस्टिस को और सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एवरीवन इज इक्वल थ्रू द लॉ, क्रिमिनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है। When we talk about law, when we talk about governance, we know there are three parts of government, three primary organs: the legislature, the executive, and the
judiciary. Who will going to make law? It is the legislator. Legislators legislate laws. Who implement it? It's the executive, whether political executive or permanent executive or the bureaucratic. I think appropriate word is now bureaucratic executive because there are so many bureaucratic executives in the world which are now not permanent. Bureaucratic executive or political executive or the executive branch of the government will implement law and judiciary will enforce it, interpret it. And when you talk specifically about Pakistan, there is executive review and there is judicial review. So judiciary is more powerful. Criminal law. पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉ आपको कहाँ पे मिलेगा? क्रिमिनल लॉ के बारे में हम बात करने से पहले वी नो पाकिस्तान इज अ कोडेड सोसाइटी. So everything is in writing. Everything requires a certain provision of law. Under what law? Offense हुआ है पीपीसी की किस प्रोविजन के तहत हुआ है? Offense हुआ है कौन से स्पेशल लॉज के बारे में हुआ है? We have talked about 511 जो offenses हैं described in the PPC. Pakistan Penal Code is very important book. It's a good book. ये इवॉल्व होते हैं सोसाइटी में. देर आर सो मैनी social regulations, there are so many social values, there are so many social contracts, there are so many social transactions where society thinks it should come under civil law and society thinks it should come under criminal law. Even kite flying को आप ले ले, kite flying was once a celebration. बट लेकिन अगर उसका इस्तेमाल अच्छा ना हुआ तो फिर उसको सिविल लॉ में ले गए, कंपनसेशंस आ गए. लेकिन सोसाइटी लाइक पाकिस्तान उसमें फिर उसमें क्रिमिनलिटी आ गई क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनलिटी देयर इज सर्टेन इंजरीज, इंटेंटफुल इंजरीज. अभी एक दो इंसिडेंट्स भी हुए हैं. तो फिर काइट फ्लाइंग को लेके हम क्रिमिनल लॉ बनाए, जो बनाया भी हुआ है कि अगर काइट फ्लाइंग होगी तो मुख्तलिफ जो उसके पोस्चर्स हैं, मुख्तलिफ उसकी ट्रांजेक्शन्स हैं, दोज विल बी ट्रीटेड अंडर क्रिमिनल लॉ. इस लिहाज से मुख्तलिफ अगर आप ऑफेंसेस देखें, अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पीपीसी के बारे में, दी जनरल क्रिमिनल लॉ एंड द स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल लॉ. स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल लॉ या जो स्पेशलाइज्ड लेजिस्लेशन होती है वो जो है वो डोमिनेट करती है जनरल जो है क्रिमिनल लॉ. when we talk about FIA, when we talk about NAB, when we talk about anti-corruption establishment, so these are special institutions with special criminal law so that these could be dealt accordingly. White criminal law, then the other criminal law. There are so many investigation agencies in Pakistan. And we talk about criminal law, it means criminal law is the substantive part of a criminal justice system because it provides the legislative law and it also provides the procedural law. CRPC, Criminal Procedure Code. You must have learned about it. उसमें प्रोसीजर है कि क्रिमिनल ट्रायल किस तरह कराया जाएगा, क्रिमिनल ट्रायल क्या है, उसमें एविडेंस कलेक्शन किया जा सकेगा. सो व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ is primarily the law of our criminal justice system. And when we talk about criminal justice system, it comprises the police, the prosecution, the judiciary, and the corrections. So criminal law is very important. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, फर्स्टली we will talk about क्या पाकिस्तान में जो क्रिमिनल लॉ है इस वक्त that regulates all these more than 600 crimes, 511 of general PPC and the other more than 90 crimes. And these are always evolving. There are so many things which society or understands कि इनको crime declare होना चाहिए. वो फिर crimes हमारे legislature उसको declare कर देती है under an enactment. Criminal law means it will be legislated, it will be an enactment. Whenever you talk, बड़ी खूबसूरत जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की. व्हाट इज लॉ? लॉ इज लेजिस्लेशन. जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है दैट इज नॉट लॉ. व्हेन आई से यू व्हाट इज लॉ, यू मस्ट अंडरस्टैंड वेदर
Will it be constitutional law or legislative law? When we talk legislative law, it means an enactment, an act. Anything derived from legislation is not law, no, neither delegated legislations nor executive legislation. तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, जस्ट इमेजिन यू हैव गॉन थ्रू मैनी एक्सपीरियंसेस, क्या पाकिस्तान में जो क्रिमिनल लॉ है वो क्राइम्स को लेके, क्राइम्स की प्रिवेंशन से लेके करेक्शंस के मराहल तक जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसमें इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है, या इट नीड्स रिफॉर्म? सो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, शुड criminal law in Pakistan be reformed? Do we need better criminal law? हम अगर इसको पीपीसी को देखें जो एक सब्सटेंटिव लॉ है, मेरे ख्याल में पीपीसी पीपीसी is a good law. At least it covers almost all aspects of criminal law, whether we are having individual or collective life. Then the other question is special law, special criminal law, the laws relating to anti-corruption, FIA, NABs, banking codes. These are also good and evolved. But when you talk about procedural law, the CRPC, I think there are serious issues there. Most of you might be civil servants one day. Section 144, जब समिति है जिले इंतजामिया और Home Department of a province, primarily Home Department that is mandated to implement criminal law, वो समिति है कि जो पब्लिक प्रोसेशन है वो नुकसानदेह हो सकता है, जिसमें क्राइम्स कमिट हो सकते हैं, क्राइम्स ऑफ एनी काइंड, तो सेक्शन 144 इम्पोज की जा सकती है। बल्कि पाकिस्तान हालते 144 में है पिछले 2 साल से। ये छोटा सा मैंने आपके सामने ये बात इसलिए की सो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट वुड हैव हैपेंड बिहाइंड इट। इसमें अगर आप ये देखें कि जो क्रिमिनल लॉ पाकिस्तान में बना है, अगेन वी हैव इनहेरिटेड इट फ्रॉम कॉलोनियल इंडिया। उसमें जो इंडिया का पर्पस ऑफ लॉ था, प्राइमरली क्रिमिनल लॉ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिविल लॉ, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल लॉ इसमें प्राइवेट पार्टीज होती हैं। क्रिमिनल लॉ में इट इज द पीपल वर्सेस स्टेट। तो उसमें बरतानिया ने जो इंडियंस को ध्यान में रख के जब लॉ मेकिंग हुई थी, तो इंडियंस वर नॉट सिटीजन्स, इंडियंस वर सब्जेक्ट्स। तो ये सारा जो क्रिमिनल लॉ है इसका बुनियादी पर्पस रियासत के साथ जो हमारा ताल्लुक था वो सिटीजन ऑफ स्टेट का नहीं था, बल्कि सब्जेक्ट ऑफ स्टेट का था, एक कॉलोनियल पावर का था, एक इन्फोर्स्ड सेंट्रलाइज्ड स्टेट का था। गोरे को बरतानिया जब हुकूमत कर रहा था, गोरे को सबसे बड़ा मसला या किसी भी कॉलोनियल पावर को, जब पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ 17th, 18th और 19th सेंचुरी में, जिसमें बरतानिया था, फ्रांस था, पुर्तगाल था, नेदरलैंड था, स्पेन था, ये जितने भी यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स थी, when they went to Australia, the Africa, the South America, the North America, तो they had different propositions. ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने इनहेबिट किया नया, जो मकामी लोग थे उन्होंने उसको और तरीके से डील किया। सेम हैपेंड इन नॉर्थ अमेरिका, सेम हैपेंड इन South America. But when they came to India, India was overpopulated. It had a very good structure, governance system. So they could not come here to inhabit India. Rather, they came here to extract the sources of India. So coming back to criminal law उन्होंने स्पेशली उस पर्सपेक्टिव में बनाया, तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती थी कि लोग इकट्ठे ना हो। तो इट वाज बैक इन देयर साइकी कि अगर लोग इकट्ठे होंगे तो दे विल बी प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्ट किसी भी कॉलोनिया या सेंट्रलाइज्ड पावर के लिए या डेमोक्रेटिक पावर के लिए दैट डज नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल। उनके लिए सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि लोग इकट्ठे ना हो। तो अंडर दैट साइकी सेक्शन 144 वाज इम्पोज्ड। वो अभी तक भी ये है, क्योंकि ये समझा जाता है कि अगर प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठे होंगे तो then there will be an issue, despite
There are fundamental rights, and freedom of association is one of the fundamental rights protected in the Constitution of Pakistan. Maintenance of public order. The other colonial law had different towards now what we call now democratic Pakistan, at least de jure. So अगर हम मुख्तलिफ लॉज को देखें जो रियासत के साथ है हमारे, हमें क्रिमिनल लॉ उसमें बेहतर करना है, लेकिन जो प्राइवेट क्रिमिनलिटी के इश्यूज हैं उसमें भी क्रिमिनल लॉ को इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसमें क्रिमिनल लॉ को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। और जो क्रिमिनल लॉ का सब्सटेंटिव पार्ट उसके साथ जो प्रोसीजरल पार्ट है, आई थिंक देयर इज एन अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म CRPC। लेजिस्लेशन हमने बेहतर करनी है। अगर आप आर्टिकल 142 देखें, देयर इज concurrence on evidence criminal law, so both the parliament and provincial assembly can legislate. Legislature का काम legislation है and they should be legislating. Legislation से पहले पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, असेंबली में बहस होनी चाहिए, तो इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है to translate the will of the people. अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। वी हैव अंडरस्टूड क्रिमिनल लॉ। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंगली आपके लिए ये हो गया, अगर हम शेड्यूल्ड ऑफेंसेस देखें, तो वी टॉक अबाउट एंटी करप्शन, इफ यू टॉक अबाउट FIA NAP, उस इन्वेस्टिगेटिव बॉडी के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो व्हाइट कॉलर क्राइम को देखते हैं, दे आर मोस्टली सिविल सर्वेंट्स, या they have better education, they are more trained. But when we come to general policing, PPC, तो उसमें आप ये देखेंगे 511 ऑफेंसेस है, उसमें सिर्फ एक ऑफेंस ऐसा है जो SP रैंक का आदमी करता है। बाकी जितने भी ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर SP रैंक का बंदा इन्वेस्टिगेट करता है, वो सारे के सारे SI इंस्पेक्टर करते हैं। So you would be saying there is a flaw. Execution of criminal law जो है पाकिस्तान में, that has a flaw. The first question, क्या सब इंस्पेक्टर जो हैं उनकी कैपेसिटी है ऑपरेशनल जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो करने की, as far as criminal law is concerned, and when especially we talk about investigation, are they equipped, are they trained to collect evidence during investigations? So these are the issues. इसमें देखिए आप थोड़ा सा आप स्ट्रक्चरल इश्यूज भी आ गया, लेजिस्लेशन भी इसकी बेहतर होनी चाहिए। The part of legislature must be improved, then the part of executive should also be improved. Pakistan needs reforms in civil services, whether prosecution services, whether judicial services, whether police, or whether correctional services. When we talk about reforming civil services, it means कि उनकी capacity को बेहतर किया जाए। When we talk about capacity, so that they may be able to understand the law and implement it. Why executive should be more talented? Why should be executive more trained? Why should the executive have more capacity? Because they need to understand the law and they need to implement the law. तो इस लिहाज से भी जो पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉ है उसका लेजिस्लेटिव पार्ट भी बेहतर होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटिंग पार्ट भी बेहतर होना चाहिए। एंड जब उसको हमने इंटरप्रिटेशन करवाना है या एक प्रोसेस करवाना है या एक ट्रायल करवाना है, क्योंकि मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो सिविल लॉ है उसमें एग्जेक्टिव का रोल बढ़ सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स आर द बेस्ट ऑप्शन, समरी ट्रायल इज द बेस्ट ऑप्शन देन हैविंग अ कंप्लीट ट्रायल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ, बिकॉज देयर इज पनिशमेंट इन्वॉल्व, सो जो क्राइम्स होते हैं उसमें एक भी मासूम आदमी अगर कन्विक्ट हो जाए झूठे इल्जाम में, तो I think it is a crime against the whole society. So there is a more need to have more precautions in the procedures and the processes. Intent, it's not easy to collect evidence on the intent of criminality. So it should be specialized. There should be better HR. Simplification बहुत important है. I always believe I have worked as judicial officer and I am a civil servant. I believe that we must have very precise legislation. कुछ legislation है बहुत बड़ी है, 50-55 सेक्शंस है, मेरे ख्याल में उनमें 2-3 सेक्शन से बड़ा
एक्ट होना नहीं चाहिए। फिर इम्प्लीमेंटेशन की बात हो गई। इफ देयर इज अ सिंपल लेजिस्लेशन, द इम्प्लीमेंटेशन विल बी इजी। हमारा जो लेजिस्लेशन है उसका पर्पस क्या है? हमारे लेजिस्लेशन का पर्पस लोग नहीं है। लेजिस्लेशन पीपल सेंट्रिक नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं की जाती, पब्लिक या कम्युनिटी या कुछ और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में की जाती है। इफ यू सी दी federal legislation, the parliamentary legislation for last 2 years, you would be saying the persons are more important than the communities or the people. So therefore, the all aspects of reformation, the legislative, the implementing, and the judicial, these needs to improve themselves. And who will do it? We have been talking about it. There must be a political government that represents the aspirations of the people. Coming back to criminal law. अब क्रिमिनल लॉ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव टॉक्ड अबाउट पीपीसी, वी हैव टॉक्ड अबाउट स्पेशल लॉ। ये आपको डिफरेंस होना चाहिए कि स्पेशल लॉ will always prevail over general criminal law. Then we have talked about criminal, we haven't talked about criminal trial. We are going to talk about criminal trial. It's very important for you to understand the sections of CRPC from 154 to 173 कि कौन सी एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर के बाद कौन से प्रोसेस होने चाहिए। फिर देयर इज अ गुड प्रोविजन 169, इफ देयर इज डिफिशिएंट एविडेंस, तो जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है जो पुलिस में, पुलिस जो है एसएचओ जो है, वो डिफिशिएंट एविडेंस की वजह से जो अक्यूज्ड है उसको बरी कर सकता है, मुकदमे से खारिज कर सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो, अगर एक दफा एफआईआर हो जाए तो उसकी जो फाइनल क्वैशमेंट है वो कहाँ से होगी? फाइनल क्वैशमेंट हमेशा जुडिशरी से होगी। यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। सो देयर आर सो मेनी प्रोसीजरल गैप्स। क्रिमिनल ट्रायल जो है उसमें भी सीरियस इश्यूज, उसमें बार्स के इश्यूज हैं, उसमें बेंच के इश्यूज हैं, उसमें दूसरे लोगों के इंटरेस्ट हैं, उसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के इंटरेस्ट हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन के इंटरेस्ट हैं, फिर उनकी कैपेसिटीज का इशू है। तो दिस इज द होल प्रोसेस where every player has to play its part. Then again, what we need to begin with, we need to have very simple legislation. We need to have that legislation that can easily be implemented. There is so much legislative work in Pakistan. एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हमने पहले भी बात की थी, व्हेन पाकिस्तान में जब हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो लेजिस्लेशन है वो हमें नए सिरे से लिखने की जरूरत है। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इफ वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, चेंज हो रहे हैं डायनामिक्स हमारे सोशो पॉलिटिकल पूरी दुनिया में, पीपल have gone abroad, the world has become a globalized world. तो there is a technology का revolution, the procedures change हो गए हैं। अगर पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चेंज हो गया है, why not in a criminal justice system? तो हमें जरूरत है उस लिहाज से। कल भी हमने बात की थी कि वेदर इट इज क्रिमिनल लॉ, वेदर इट इज सिविल लॉ, जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्स है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ है, उसके लिए जो सबसे अहम लॉ है मेरे नजदीक, विच नीड्स रेफर्मेशन, वो एविडेंस एक्ट है। हमारा जो कानून शहादत है उसको भी मॉडर्नाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो दैट द एविडेंस एक्ट, जो हमारा एविडेंस एक्ट है, वो सपोर्ट फ्रॉम कर सके जो प्रोसीजरल लॉ है सिविल और क्रिमिनल लॉ का, और जो सब्सटेंटिव लॉ है उस दोनों को। तो लेजिस्लेटिव जब हम सिंप्लीफिकेशन लेके आएंगे और अगर उसके प्रोसेसेस को हम टेक्नोलॉजिकली बेहतर करेंगे, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो चीज़ें बड़ी सिंप्लीफाई होती हैं। मीन्स के रैकेट मैनेजमेंट सिस्टम को देख लें, अभी भी पाकिस्तान में कोई एफिशिएंट रैकेट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है व्हेन इट कम्स टू लैंड प्रॉपर्टी। तो अगर आपने कभी मिस्र हकीयत देखी हो, उसके बाद जो फिर पीरियोडिकल रैकेट्स बनते हैं, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं,
या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है या पार्टीशन है, जो हमारा रेवेन्यू लॉ है, उसको भी अगर हम देखें, अगर हम उसको टेक्नोलॉजी पे ले जाएं, जैसा कि हुआ भी है पंजाब में प्रोसेस हुआ है, तो वो जैसे ही इफेक्टिव तरीके से उसको, मैं सिर्फ रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिहाज से बात कर रहा हूँ, जब एक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड में लेके गए तो बहुत सारे इश्यूज जो है वो बेहतर हो गए। आई बिलीव जो टेक्नोलॉजी है वो करप्शन को भी कम करती है, वो अथॉरिटेरियन जो एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटेरियनिज्म है उसको भी कम करती है। सो जो ऑटोमेशन पे अगर हम अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लेके जाएं, दैट रिक्वायर्स कैपेसिटी सर्टेनली फ्रॉम दोज हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, बट वी नीड टू रेज आवर कैपेसिटी। अगर हम उसको उस लिहाज से बेहतर करें तो क्रिमिनल लॉ की एप्लीकेशन बेहतर हो सकती है। व्हाट इज क्रिमिनल लॉ, व्हाई क्रिमिनल लॉ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड क्रिमिनल लॉ, हाउ क्रिमिनल लॉ। अब ये भी दो नजरियात हैं कि एक नजरिया ये है कि क्रिमिनल लॉ अगर स्ट्रांग होगा तो सोसाइटी में सोसाइटी कम्पैक्ट रहेगी। दूसरा नजरिया ये है कि रादर देन imposing criminal law, society should develop itself. But when we talk about Pakistan, I'm not excited about the Pakistan society. Pakistan की society, but I'm a very straightforward person in this way. I have been a judicial officer, तो witnesses से लेके जो सिविल सूट्स में जाएं, उसमें जितने भी प्लेंटिव्स हैं, डिफेंडेंट्स हैं, विटनेसेस हैं, लॉयर्स हैं, हमारे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं, दे डू नॉट स्पीक ट्रूथ, दे लाई। इन अ सिस्टम वेयर एवरी पर्सन लाइज, तो उसमें जितना मर्जी आप उसको सब्सटेंटिवली या प्रोसीजरली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, देयर विल बी कैप्स, देयर विल बी लीकेजेस। सो दिस सोशल पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So हमने एक we need to create a balance between society's part and the state's part. Or it's very difficult because uh, many of you would be asking me in the end of my lecture, okay, how could things be improved? No one has the answer. मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है, लेकिन I still believe while doing some things we could improve it. हम अच्छी लेजिस्लेशन सिंप्लीफिकेशन से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इंटेंशन के इश्यूज नहीं है कहीं पे, एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स हैं, बल्कि मैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम्स कहता हूँ। वो विद प्रॉपर लेजिस्लेशन, विद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, स्पेशली विद यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो गैप्स हैं वो दूर हो सकते हैं और क्रिमिनल ट्रायल्स बेहतर हो सकते हैं। क्रिमिनल ट्रायल के अब थोड़े से हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बारे में बात करें। क्रिमिनल जो हमारा ट्रायल है, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिफरेंट ऑफिस हैं, दे आर फाइनेंशियली करप्ट, नो डाउट इन इट। हमारे जब हम करप्शन की बात करते हैं, फाइनेंशियल करप्शन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, यस दैट इज देयर। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्योंकि जस्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एविडेंस कलेक्शन से लेके ट्रायल तक, विटनेस तक के जो ट्रूथ है, जो परसूट ऑफ ट्रूथ है क्रिमिनल ट्रायल में, दैट शुड बी द मेन क्राइटेरिया ऑफ डूइंग क्रिमिनल ट्रायल। क्रिमिनल ट्रायल की हेल्थ को लेके भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी बहुत सारे इश्यूज हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स को लेके भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो वी नीड रिफॉर्मिंग पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, बार एंड बेंच। एक और चीज जो मैं अक्सर कहता हूँ, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर मोर देन 13 years नाउ। पाकिस्तान में कैपेसिटी के सीरियस इश्यूज हैं। अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज आल्सो वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ सिविल लॉ। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोई अच्छा लॉ है, पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर कोई अच्छी बुक नहीं लिखी गई, पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अच्छे जजेस नहीं है। डिस्पाइट दिस के अगर आप आर्टिकल 199 देखें तो जितने भी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, दोज आर ऑल सब्जेक्ट टू द रिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। तो एग्जेक्टिव रिव्यू के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमने तरक्की उस तरीके से नहीं की एज फार एज कैपेसिटी इज कंसर्न जितनी हमें करनी चाहिए थी। मैं अगर अब रेवेन्यू लॉ की बात करूं, रेवेन्यू लॉ प्राइमरीली जो है वो एक सिविल लॉ है, बट देयर इज आल्सो एन इशू। जब रेवेन्यू लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्रिमिनलिटी जो बाद में राइज होती है वो नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू लॉ है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी नीड टू रेज द कैपेसिटी, वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी। कैपेसिटी
के गैप्स दूर होंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, हमारा केस मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर हो जाएगा, हमारी इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो जाएगी, हमारी प्रोसिक्यूशन बेहतर हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन हम आखिर में करेंगे, फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव सेशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। क्या क्रिमिनल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन से, या वी आर हैविंग इश्यूज, लेकिन हम कंप्लीट करेंगे अपना लाइफ। फिर हमें ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, नेट के इतने इश्यूज हैं, बाकी दूसरे इतने इश्यूज हैं, एवरीथिंग इज अनस्टेबल इंक्लूडिंग नेट। और इसके अलावा अगर हम ये भी देखेंगे एक्स बंद है, सारा कुछ, देयर आर सो मैनी इश्यूज इन पाकिस्तान। तो बात हम अक्सर आइडियलिस्टिकली करते हैं कि हमने पाकिस्तान को कैसे करना है। कमिंग बैक टू क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ की एक चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस होने की जरूरत है, क्या जो क्रिमिनल लॉ है उसको सख्त करने से और उसको बेहतर करने से सोसाइटी से क्राइम्स खत्म हो जाएंगे? क्या सोसाइटी में क्राइम्स खत्म करने के लिए हमें सोसाइटी को भी बेहतर करना पड़ेगा? मेरा उसमें एक इशू है जो जिसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दोस थिंग्स। पाकिस्तान में क्राइम्स को लेके सोशल एक्सेप्टेंस पाई जाती है अनफॉर्चुनेटली। बल्कि कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में क्रिमिनल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाइट कॉलर क्राइम्स, तो पाकिस्तान में जितने भी करप्ट सिविल सर्वेंट्स हैं, क्या वो सेलिब्रेट नहीं किए जाते? उनको कोई सोशल इश्यूज हैं, दे विल बी द चीफ गेस्ट्स, they will be the center, they will enjoy the central place in even in a private meeting. तो क्रिमिनल लॉ से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं जब एक क्रिमिनल ब्रीचर जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है सोसाइटी में, अनलाइक दूसरी सोसाइटीज। अब मैं पीछे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था स्वीडन के बारे में। वहां पे एक रेप हुआ, एक लड़के ने रेप किया, तो उसके जो इमीडिएट फ्रेंड्स थे उन्होंने उसे अनफ्रेंड कर दिया सोशल मीडिया पे, उससे बात करना छोड़ दी। उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसे डिसोन कर दिया, सोसाइटी ने उसे डिसोन। अब अगर सोसाइटी ही डिसोन कर दे और क्रिमिनल लॉ तो अभी जो है वो आएगा ही नहीं, क्रिमिनल लॉ तो अभी बाद में आएगा। तो अगर सोशल रिस्पॉन्स सख्त हो तो आप क्या नहीं समझते कि क्राइम्स खत्म होंगे? हमारी सोसाइटी का मसला ये है कि सोसाइटी का रिस्पॉन्स जो है वो और तरह से है। हम अक्सर देखते हैं जी, even if you talk about the governments in Pakistan, most of the governments are into power through rigging। तो उनकी ना सिर्फ एक्सेप्टेंस है सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर, बल्कि अपने जो उनके पॉलिटिकल सेकंड ईयर लीडरशिप है या जो पॉलिटिकल वर्कर्स है उनके लिए स्टिल दे आर द बेस्ट पीपल, एंड दे आर पॉलिटिकल वर्कर्स आर ऑलवेज रेडी टू इवन टू डाई फॉर देम। सो हमारी सोसाइटी के सीरियस इश्यूज हैं जो मैं अक्सर बात करता हूँ। जाहिर है वो आप अपने आर्टिकल राइटिंग में या जो आपने क्रिटिकल राइटिंग है उसमें नहीं लिखनी। अ करप्ट सोसाइटी कैन नॉट प्रोड्यूस एन एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सिविल जस्टिस सिस्टम। जितना अच्छा मर्जी स्ट्रॉन्ग सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, करप्ट सोसाइटी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। लॉज के बारे में हम बात, हमारा एक स्टेट का पर्सपेक्टिव, हमारी सारी डिस्कशन स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से। पुलिस ये करेगी, रियासत ये करेगी, जुडिशरी ये करेगी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, दैट इज द राइट अप्रोच, दैट इज द करेक्ट पर्सपेक्टिव। बट व्हाट अबाउट सोसाइटीज पर्सपेक्टिव? एक क्रिम अगर एक सोसाइटी एक क्रिमिनल को सेलिब्रेट करे तो मेरा नहीं ख्याल कि उस सोसाइटी में जस्टिस आ सकता है। देयर आर सो मैनी इश्यूज, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ कि द वे सोसाइटी एक्सेप्ट्स इट। पर इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान सोसाइटी, जो करप्ट हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जुडिशरी के ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको कोई इशू है पाकिस्तान में रहते हुए? Because they are celebrated, they are with money, they are with more powers, they have social relationing, better social relation। अगर उनको सोसाइटी से, उनको अपने घर से या अपनी बीवी बच्चों से या अपने माँ बाप बहन भाइयों से ही इशू नहीं है, तो फिर आई थिंक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान में है या जो हमारा सिविल जस्टिस सिस्टम है वो फंक्शन नहीं करेगा। तो हमारी बात थी
वी नो मच अबाउट क्रिमिनल लॉ, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको रिफॉर्म कैसे करना है, जितना मर्जी रिफॉर्म उसको कर लें, अंटिल वी रिफॉर्म सोसाइटी, द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, चीजें उस तरीके से रहेंगी। यस, बेहतर इम्प्लीमेंटेशन से, बेहतर स्ट्रक्चर से, बेहतर पैकेजेस से बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। एज लॉन्ग एज द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव और द पीपल एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स उसको चलाते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज पे क्लियर हूँ। पाकिस्तान में कभी भी इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से, जुडिशरी की जानिब से किसी किस्म का इनकलाब, बेहतरी, चेंज, रिफॉर्म्स आने की मुझे कोई तवक्को नहीं है। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सिस्टम, दे आर द बेनिफिशियरी सिस्टम। There is only one way the public may elect that government, or the public may pressurize these institutions to work for the public interest. राव साहब, आपसे मैं बात करूंगा, इसको फिर हम जरा कंक्लूड करते रहेंगे। जस्ट टॉक इट। हमारी सोसाइटी में क्रिमिनल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। आप गांव में देख लें, गांव की हद से लेके आप सिविल सोसाइटी में व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि हमारी सिविल सर्विसेज में 90% लोग जो है वो व्हाइट कॉलर हार्डकोर क्रिमिनल्स है, बट दे आर सेलिब्रेटेड, दे आर द हीरोज ऑफ दिस सोसाइटी। आप क्या कहेंगे इसके लिए? जी अनम्यूट करें और जस्ट। कि सर, हाँ, सोसाइटी के बारे में जो आपने अभी परसेप्शन बताई जो सोसाइटी की है और जो इन्वायरमेंट है जिसमें लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो इसमें एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्योंकि जो क्रिमिनलिटी का एलिमेंट है या जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं या जो क्रिमिनल ऑफेंडर्स हैं वो सेलिब्रेटेड किए जाते हैं, यस, इसमें कोई शक नहीं है। फिर सबसे जो दूसरी बात है, दे उन लोगों को आइडलाइज किया जाता है, उन लोगों को आइडलाइज किया जाता है, और दे पीपल दे सीम्स टू बी इन्फ्लुएंशियल। जब कोई, आप अगर ग्रास रूट से ले लें, कोई बंदा को मर्डर में, किसी ने मर्डर में या किसी हिनियस ऑफेंस में, किसी में कोई सीरियस इंजरी वो किसी को इन्फ्लिक्ट करता है और उसमें वो पुलिस केस में वो इन्वॉल्व हो जाता है, और वो उसके बाद उसका वो थोड़ा सा जेल रहता है, और जेल आज से बाहर आने के बाद उस बंदे का जो एनवायरनमेंट है वो टोटली चेंज हो जाता है, और लोग उससे डरना शुरू हो जाते हैं, और लोग वो लोगों पर इन्फ्लुएंस करता है। वो कब्जा ग्रुप्स के साथ मिलता है, वो लोगों के साथ एक्सटॉर्शन करता है, और उसके बाद जो ही वो बाहर आता है तो उनके इलाके की जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ की जो लीडरशिप है वो उसको बिल्कुल पिन पॉइंट करती है, उसको हाईलाइट करती है, और उसको अपने साथ जो है बतौर कार्टेल इन्वॉल्व कर लेती है, और फिर उससे जो है वेस्टेड इंटरेस्ट वगैरह जो है उन पे उनकी फर्दरेंस के लिए उसे काम लिया जाता है। तो अच्छा राव लोग साहब, जो है स्पेसिफिकली लोग। जी इस सोशल पर्सपेक्टिव के साथ आप जितना मर्जी अच्छी क्रिमिनल लेजिस्लेशन कर लें, आप जितना मर्जी अच्छा स्ट्रक्चर कर लें, तो इट मींस आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विल नॉट वर्क until we also reform society. सर, इसमें कोई, सबसे पहले तो हमें करना ये है कि हमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें है लॉज, क्राइम्स और सोसाइटी में उनकी मॉरल बर्थ जो है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जो स्टूडेंट लेवल पे ही जो हमारे खाम और नापुख्ता ज़हन होते हैं बच्चों के, हमें उनमें ही इसकी परसेप्शन को डालने की और इनके बारे में जो मॉरल एक्सेप्टेंस जो क्रिएट हो जाती है बाहर आके सोसाइटी में, हमें उसको उसी ग्रास रूट लेवल से इनकलकेट करने की जरूरत है। और प्राइमरी के शायद नॉलेजेस लोगों को जो है वो स्कूल लेवल पे ही ये देने की जरूरत है कि उनको पता हो कि ये जो क्रिमिनल है इसकी ये कॉन्स्टिट्यूट किस तरह होता है कोई क्राइम, और इसके पीछे जो इसकी मॉरल अनएक्सेप्टेंस है सोसाइटी में, उसको बेहतर करने की जरूरत है। और वो जरूरत, वो ये हमारी सोसाइटी को जो रिफॉर्म करने का जो सबसे पहले हमारे पास तरीका कार है वो यही है कि हम थ्रू एजुकेशन सिस्टम कर लें। बाकी आप लेजिस्लेशन की बात करें तो मैं इसके बारे में एक टर्म अक्सर यूज की जाती है डिफरेंट फॉरम से। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है दैट इज ओवर लेजिस्लेटेड सोसाइटी। Yes, yes. यहाँ पे कोई भी ऑफेंस क्रिएट होता है उसके ऊपर लॉज बना दिए जाते हैं, उसके ऊपर जी लेजिस्लेशन हो गई है जी, स्टैट्यूट्स बन गए हैं जी, कोडिफाई हो गया है जी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के क्राइसिस वहीं के वहीं खड़े हैं। वो सारे लॉज बन जाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन, जो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूशन हैंड है वो तो इन्फोर्समेंट के लिए पुलिस है या एग्जीक्यूटिव है, तो उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग पे कोई काम नहीं हो रहा। तो जितनी मर्जी लेजिस्लेशन करते रहे, अल्टीमेटली देयर विल बी नो फ्रूटफुल रिजल्ट्स। अच्छा राव साहब, हमने 12 से 15 हमारे लेक्चर्स हो गए हैं। ज़ाहिर है हमारा एक क्रिटिकल प्रोसेस है, हम इसको आगे लेके चलते जाएंगे। नाउ वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, यस,
जो स्टेट पर्सपेक्टिव है या स्टेट को लेके हमारी रियासत से क्या उम्मीदें हैं, वो बिल्कुल ठीक है। नाउ वी हैव आल्सो स्टार्टेड डिगिंग आउट द इश्यूज विद द सोसाइटी। अब सोसाइटीज के अंदर भी सीरियस इश्यूज हैं और दोनों कम्प्लीमेंट करते हैं। रियासत जो है वो सोसाइटी को कम्प्लीमेंट करती है और जो सोसाइटी है वो रियासत को कम्प्लीमेंट करती है। तो हमारा ये विजन होना चाहिए जब भी हमने कोई ड्रॉ करनी है, नॉलेज ड्रॉ करनी है, वो मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि हमारी सोसाइटी की रवायात क्या है, हमारे सोसाइटीज के इश्यूज क्या है, हमारी सोसाइटीज क्या कोलैप्स की है, क्या हमारे जो सोसाइटी के प्राइमरी जो हमारे इश्यूज थे वो चल गए। अगर आपने मैरिज का प्रोसेस देखना हो ना, किसी भी सोसाइटी को देखने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो अगर हमने शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, हमने फैमिली लॉ के बारे में पढ़ना है। तो सब शादी के प्रोसेस के दौरान भी इतना ज्यादा झूठ बोला जाता है दोनों पार्टी से कि दैट गोज ऑन टू शो द काइंड ऑफ सोसाइटी इट हैज। जो शादी जैसे मामले को ईच ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट नोज के देन देयर विल बी इश्यूज। एज ए जुडिशियल ऑफिसर मैंने देखा है, बहुत से मैंने केसेस देखे हैं, तो फाउंडेशन भी झूठ पे थी। सर जी वो अल्टीमेट इश्यूज तो फिर वही वही आ गए ना ग्रास रूट लेवल से। हमारी पब्लिक जो हमारे लोग हैं, जो सोसाइटी के मेंबर हैं, जो इंडिविजुअल है, जो इसका यूनिट है, उसकी प्रायोरिटी सच नहीं है। उसकी प्रायोरिटी ही जो है नॉर्मेटिव अप्रोच नहीं है। वो जो आपके सोसाइटी के आइडियल्स होते हैं, जो आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है, जो अच्छाई का एलिमेंट है, परसेप्शन ऑफ गुडनेस जो है, वो बिल्कुल आपको ना देखने के बराबर है। उस पे कोई बंदा अमल पे रहा नजर नहीं आता आपको। तो बात आ गई मैरिज इंस्टीट्यूशन की, तो यहाँ से आप देखें ना, हमारा फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है ये फैमिली। और जब ये इनिशिएट हो रही है, जब ये बन रही है और हमारा मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उसी दौरान जो है दोनों फैमिलीज एक दूसरे को इंस्पिरेशन देने के लिए, या कोई उनमें अगर फ्लॉज हैं उनको कंसील करने के लिए, वो उन बातों को छुपा रही होती है। जब वो उसको छुपाती हैं, जब किसी चीज की इब्तदा झूठ से होती है, तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स फिर क्या होने हैं बाद में, जिसकी फाउंडेशन ही बिकती हुई है नीचे से। डेफिनेटली। अच्छा उसमें ना हम अगर ये देखें कि डॉक्टर साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन, फिर हम ओपन करेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे क्रिमिनल लॉ को लेके, उसका सोसाइटी के साथ और गवर्नेंस के साथ एस्पेक्ट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन या हमारा आर्टिकल इसके बारे में है। डॉक्टर साहब अगर आप सच बोलें या सच बोलने की कोशिश करें, तो स्टिल भी हम वहां पे ही खड़े होंगे, जो अगर हम झूठ बोलें तो फिर वहां पे भी खड़े होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इशू है। आप इफ यू टेक अबाउट योर मैरिज लाइफ, इफ यू टेक योर जॉब, करियर, बिजनेस, एवरीथिंग, अगर आप इफ यू स्पीक द ट्रूथ देयर इज नो इशू। सर झूठ से जब किसी चीज की हम इब्तदा करते हैं ना, उसके जो गेन्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। झूठ कभी भी इंड्योरिंग नहीं होता। सच जो है वो इंड्योरिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी लाइफ पे, आपके प्रोफेशन पे, आपकी सोशल लाइफ पे, ईच एंड एवरीथिंग। उसको आप, वो मल्टी प्रोंग्ड है। लेकिन जो झूठ है उससे जो है वो कोई किसी किस्म का भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता फॉर द टाइम बीइंग। उसके जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आ रहे होते हैं, उसकी वजह से हमें ये फील जरूर होता है कि यार ये जो है, हम किसी भी मामले में झूठ बोलने से उससे हम स्कॉट फ्री निकल गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली सर उसका वो डिस्ट्रक्शन है, और वो तबाही करती है। अच्छा राव साहब, व्हाट एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, अब हम अपनी लेक्चर की तरफ बहस लेके आते हैं। थोड़ी सी मैंने बात की ट्रूथ के बारे में। जो विरासिटी है, ट्रूथ है, यही दिस इज द ओनली पॉइंट, दिस इज द ओनली फाउंडेशन ऑफ अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दिस इज द ओनली फाउंडेशन ऑफ द सिविल जस्टिस सिस्टम अक्रॉस वर्ल्ड। क्योंकि हर आदमी ट्रूथ की तलाश में, लिटिगेंट ट्रूथ की तलाश में है, डिफेंडर ट्रूथ की तलाश में है, इन्वेस्टिगेटर ट्रूथ की है, प्रोसिक्यूटर जो है वो ट्रूथ की तलाश में है, जो जुडिशियल ऑफिसर है वो ट्रूथ की तलाश में है। तो इफ आई हैव टू टॉक अ सिंगल वर्ड, हाउ टू रिफॉर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान, आई वुड से वन थिंग, ट्रूथ। ट्रूथ बाय द स्टेट, ट्रूथ बाय द सोसाइटी। और अगर हम, इफ वी ओनली मेक श्योर कि हम, हमारे स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं सच बोलने के, हमारी विटनेसेस अच्छी हो जाएंगी, यही कानून शहादत फंक्शनल हो जाएगा। अब सारा जोर इसके ऊपर है कि एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन द लीगल लिटिगेशन विल टॉक लाई। तो पूरा सिस्टम ही अगर
जो है वो गैप्स दूर कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लेके आ सकते हैं। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो ट्रूथ है, मतलब इट्स सो सिंपल। if the society speaks truth, functional systems होंगे। if the society does not speak truth, अगर आप पाकिस्तान में देखें, मेरा नहीं ख्याल कि हम सच बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं। हम हमारे हमारी हम अपनी मोहब्बतों में झूठ बोलते हैं, हम अपने कारोबार में झूठ बोलते हैं, लेने में झूठ बोलते हैं, हम हर चीज में झूठ बोलते हैं। तो one of my recommendations to reform criminal justice system in Pakistan or civil justice system in Pakistan is that we should be able to talk truth. And if we cannot talk truth, then the people involved in the system must know कि कैसे सच को तलाश किया जा सकता है। उमर खान साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सर, एग्जैक्टली मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये सब एक जो एस्पेक्ट सर मैं ऐड करना चाहता हूँ, स्पेशली क्रिमिनल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, जो लॉयर्स की जो खासकर रेगुलेटरी बॉडीज है जहाँ पर प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है या एथिकल क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर भी बहुत सीरियस गैप्स है, क्योंकि एक अनरिस्ट्रेन्ड हमने प्रोफेशन को छोड़ा हुआ है। लोगों को हमने एक अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम दी हुई है कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने जुडिशियल कॉन्डक्ट में या अपने प्रोफेशन में उनको कोई वो नहीं है, मतलब उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस का कोई खतरा नहीं होता कि वो जैसे भी डील करे, जैसे भी वो बिहेव करे, उनको हमारी बार जो है उनको वो एक क्लीन चिट दे देती है। तो एक जस्ट एक पर्सपेक्टिव में मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि ये हमारी सोसाइटी में ब्रॉडर इश्यूज है झूठ बोलने के, और वो एक इतने वो इनग्रेन्ड है हमारे सिस्टम में कि उसके बगैर सिस्टम चल भी नहीं सकता। उमर, मैं लेकिन आपको ना, अगर आपको ये सिस्टम, आपके, जी जी यप सॉरी सॉरी, जी, आप बात करें। जस्ट सर मैंने ये करना था कि खासकर हमारे लीगल प्रोफेशन में अगर हम खुद भी इंडिविजुअली ये डिस्करेज करना स्टार्ट कर दे अपने फेलोज को कि वो एक झूठी मेंटालिटी या एक वो ट्राइबल कल्चर या एक दूसरे को गलत चीज में सपोर्ट करना इंडिविजुअल लेवल पे, तब भी हम एक चेंज का एक वो जो है वो एक रिपल इफेक्ट वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज अर्ज करता हूँ। आज मेरी एविडेंस थी एंटी करप्शन कोर्ट में, बिकॉज मैंने एंटी करप्शन में काम किया है। तो मेरे से सर पहले 3 केसेस थे जिनके ट्रायल हो रहे थे। अब जो जिस केस में मेरी एविडेंस थी वो 2014 की थी। मेरे से पहले एक 2013 का केस था, 2012 का केस था। तो आई जस्ट ऑब्जर्व द होल प्रोसीडिंग्स। अब पहले केस में एक लॉयर नहीं आया, लॉयर की फोर्की हो गई। दूसरा केस लगा, उसमें भी लॉयर की फोर्की होगी। अब जो तीसरा केस लगा उसमें भी लॉयर की फोर्की होगी, फ्रॉम इधर ऑफ द साइड, कभी इस साइड से कभी उस साइड से। तो जय साहब गुस्से में आ गए 3 केसेस के बाद। ही वॉज जस्टिफाइड। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा बड़ा बहाना लगता है ना, वो यही लगता है हमारे स्कूल से कि फौत होगी, फौतकी होगी, फौतकी होगी, क्योंकि द अदर पर्सन कांट डू एनीथिंग। लेकिन उन्होंने जाहिर है अपना ट्रायल जारी रखा। फिर मेरा केस आया, मेरे केस में भी किसी वकील साहब की फौतकी हुई। फिर मैंने उन्हें कहा, जज साहब को, कि क्योंकि मैंने एफआईआर दी है सिर्फ, बाद में मैंने एविडेंस कलेक्ट तो नहीं किया, इसलिए तो मेरा तो बनता ही नहीं है। तो शुड आई गो, क्योंकि मैं बड़ा मुश्किल से आया हूँ। तो द जज साहब वाज काइंड इनफ, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं बनता, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। वो आज जो 4 केसेस नहीं हुए वो लॉयर्स के नाम है। और वो जज साहब कहते रहे कि ये 32, एक एक केस में वो कह रहे थे कि 32 दिन हो गए आप नहीं आया, मैं फिर आपको एक्स पार्टी जो है वो करूं, फिर वो ट्रायल है, सारा कुछ है। तो देर इज अ क्लैप्स, देर इज अ मॉरल क्लैप्स इज आल्सो, क्योंकि हमने लेजिस्लेटिव बहुत बात कर ली, एडमिनिस्ट्रेटिव भी बहुत बात कर ली, हमने चेक्स एंड बैलेंसेस की भी बहुत बात की, हमने अकाउंटेबिलिटी की भी बहुत बात की, हमने स्ट्रक्चरली भी बहुत की। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द मॉरल साइड में गैप्स हैं बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ 100%। आप कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट करती है जो सिस्टम है सोसाइटी को, सोसाइटी सिस्टम को, लेकिन मेरा खुद पर्सनली एक वो है कि पर्सनालिटी जो अगर आप एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज करें तो सोसाइटी का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक बंदे की पर्सनालिटी पे, कि वो एक कैसे सीख के आता है और फिर वो अपने कॉन्डक्ट को कैसे ट्रांसलेट करता है अपने प्रोफेशन में। तो सोसाइटल लेवल पर जो झूठ की एक एक्सेप्टेंस है, जिस तरह राव साहब ने भी बात की कि एक एक्सेप्टेंस मिली हुई है
और कोई मतलब कोई मॉरल रिपरकशंस या कोई आपको स्क्रूटनी नहीं होती, ना आपको फैमिली लेवल पे, ना पर्सनल लेवल पे, ना फिर एजुकेशनल इंस्टेब्लिशमेंट्स में, और ना फिर प्रोफेशनल लेवल पे। तो वो झूठ जो है वो सोसाइटी में कंसोलिडेट हो गया है, और हर कोई उसको बगैर बगैर कॉन्सिक्वेंसेस के वो यूज कर रहा है। तो आई टोटली एग्री कि ये इसका बहुत बुरा असर हो रहा है हमारे सिस्टम्स पर, हमारे सोशल लाइफ पर, हमारे अच्छा उमर खान जुडिशियल साहब, लाइफ पर। आप पंजाबी समझते हैं? सर मैं नहीं, ज्यादा नहीं समझ सकता, अच्छा, वो मतलब। एक क्लिप है, एक स्टेज ड्रामा है, उसमें अमानत चंद साहब का ना, तो वो कहते हैं कि मैं बारोजगार हो गया हूँ, तो दूसरा बंदा उससे पूछता है इस तरह का है कि आपको क्या रोजगार मिला है, कौन सा प्रोफेशन आपने ज्वाइन किया? उन्होंने कहा कि मैंने प्रोफेशन जो ज्वाइन किया है कि वो मैं झूठी गवाहियां दूंगा। तो मीन्स के सोसाइटी में भी उसके बारे में है। यू विल नॉट फाइंड दीज विटनेसेस इन इंग्लैंड। अच्छा, वो मैंने इनको फेस किया, ये इतने इतनी पक्की विटनेसेस हैं, जैसे मर्जी इनसे विटनेस करवा लें, जितना मर्जी इसको क्रॉस कर लें, दे विल एस्टेब्लिश द ट्रूथ, और दे एक्चुअली दे विल एस्टेब्लिश द फॉल्सहुड। तो इस तरह के सिस्टम में तो मीन्स के जो विटनेसेस हैं इस तरह की, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है। उस लॉयर के जरिए, जो बड़ा अच्छा लॉयर है, जूरिस्प्रूडेंस पे देखता है, लेकिन वो उस विटनेस को क्रॉस ही नहीं कर सकेगा। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। जब तक सोसाइटी एग्जैक्टली। बेहतर नहीं होगी, हम जितना मर्जी उसको देखें, अब हम मैक्सिमम रेगुलेट कर सकते हैं। अब तो फैसिलिटेशन पे चीजें चली गई हैं दुनिया, डीरेगुलेशन में हम रेगुलेट से ऊपर जाके अब अथॉरिटेरियन लॉज तो नहीं लगा सकते ना, कि अगर विटनेसेस 2 नंबर है तो उसको उड़ा दें, इसको ये करें, तो फिर वो तो फिर रियासत नहीं चल सकती ना। वो तो फिर एग्जैक्टली। डीरेगुलेशन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, हम तो फिर सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और अथॉरिटेरियन अगर हमने प्रोसीजर्स करने। तो what I'm just trying to say, and what we will be discussing about after 10 to 12 lectures, then we will go right into the society and we will talk about the different aspects of the society, कि societies के issues क्या है हमारे societies के। जी जी। सर मैं एक एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहूँ, अगर जस्ट एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है, अगर पाकिस्तान में अगर हम देख ले अपने क्रिमिनल ट्रायल्स में, सिविल ट्रायल्स में, एक प्रिजम्पशन ऑफ, मैं कहूंगा कि एक प्रिजम्पशन ऑफ लाई उधर होता है, कि जो भी बंदा बोल रहा है, वकील बोल रहा है, वो एक प्रिजम्पशन ऑफ लाई होता है। यहाँ एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ है। वो 2022 में सर मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पर। क्राउन कोर्ट, जैसे हमारे यहाँ सेशन कोर्ट्स होते हैं, यहाँ पर क्राउन कोर्ट्स है। तो मार्शलिंग एक प्रोग्राम होता है जहाँ पर आप जज के साथ बैठते हैं और आप ओवरसी करते हैं ट्रायल को। तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ, वहाँ मैंने मार्शलिंग की, जज के साथ एक ट्रायल हो रहा था वो इलीगल इविक्शंस के बारे में। तो विटनेसेस आते थे, फिर आप जज के साथ होते हैं, बैठते हैं, फिर इन चैम्बर भी आप जज के साथ होते हैं, डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, कि आपने क्या समझा, क्या नहीं समझा। तो वो जब भी बंदा कोई एविडेंस देने आता था, क्योंकि वो वल्नरेबल लोग थे, उनको निकाला गया था मार्केट में प्रॉपर्टीज से, तो जब भी कोई आता था वो एविडेंस देता था, जज मुझसे पूछता था कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। तो कभी कभी मैं बोलता था, मैंने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये बंदा, मुझे ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहा है या बोल रही है। तो जज कहता था कि क्यों वो झूठ बोलेगा, उसके पास झूठ बोलने के, उससे उसको फायदा क्या होगा झूठ बोलने से, इस केस में ऑलरेडी वो एक चीज से, वो उसका राइट वो चला गया है, उसको नुकसान हो चुका है। तो मेरे ख्याल में वो जज हमेशा बोलता था कि नहीं, वो नहीं झूठ बोल रहा। और जो, चूंकि मेरी एक मेंटेलिटी ये होती थी कि मैं एक एक प्री कंसीव्ड, मेरा मेरा एक बायस होता था, मैं कहता था नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तो फर्क ये है कि हमने ट्रुथ को जो है वो हम अप्रिशिएट नहीं करते, और झूठ से हम ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो वो एक हमारी सोसाइटी में एक बहुत वाइड स्प्रेड यूज होता है उसका, और बाकी सोसाइटीज में जो है उसका यूज जो है वो थोड़ा बहुत हद तक कम होता है वो। अच्छा, अब उमर हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में भी बात करेंगे, इन सर्च ऑफ ट्रूथ। पूरी दुनिया की जो फिलोसफी है, पूरी दुनिया की जो सर्च है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, एवरीथिंग इन सर्च ऑफ ट्रूथ है। मीन्स बियोलॉजी देख लें, फिजिक्स देख लें, रिलीजन देख रहे हैं, तो एक एक ना एक इन सर्च ऑफ ट्रूथ में, इस पर्सपेक्टिव में सारी चीजें चली गई हैं। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब हमने लिखना है तो हम इसके ऊपर बड़ी अच्छी रीजनिंग कर सकते हैं कि द मॉरल वैल्यूज ऑफ अ सोसाइटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रादर आई वुड से कि these are directly proportional to the different structures we will be breeding out of the society. जी, राव साहब, आप थोड़ा सा, आप क्योंकि हम कंक्लूड करना है हमने इसके बारे में, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो हमारा क्रिमिनल लॉ है
उसको हम लेजिस्लेटिवली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, उसको जुडिशली कैसे बेहतर करें, और फिर उसको कैसे कोरिलेट करें सोसाइटी के साथ, स्टेट के साथ, ताकि जो हमारा गुड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस है वो अचीव हो सके। जी राव सर, अनम्यूट कर दें अपने आप। हमें सर सबसे पहले तो जो हमारा कोर्ट्स और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इस पे जो पब्लिक का ट्रस्ट है ना, उसको बिल्ड करने की जरूरत है। और वो होगा आपकी जो राइटफुल कन्विक्शंस होंगी उनके थ्रू। जब आप देखते हैं कि एक बंदा क्राइम कमिट करके वो जो ऑफेंडर है वो इन प्रोसेस में जो गैप हैं और जो इनका ओल्ड फैशंड जो सारा सिस्टम है, उसमें से वो गैप्स को यूज करते हुए जब वो स्कॉट फ्री निकलता है, तो अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि कचहरीज में या इनमें ड्यूरिंग ट्रायल लोग एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं। इवन प्रोसीडिंग यस। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, लोग वहां पे आके एक दूसरे को मर्डर करते हैं। तो वो ये डिस्ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट डेफिसिएशन है, और जो फ्रस्ट्रेशन है वो इतनी माउंट हो जाती है कि जो पीपल विल बी रेडी टू टेक द लॉ इन देयर ओन हैंड्स। तो इसको बेहतर करने के लिए यही है। देखें, एक हमारे ट्रायल सिस्टम में एक ज्यूरी का एलिमेंट कोई नहीं है। जो जी जी। ज्यूरी का एलिमेंट है, हम जो इंटरनेशनल जो हमारा वेस्टर्न लॉ सिस्टम है, यूएस में है और इसमें ब्रिटेन में है, यहाँ पे आपको एक ज्यूरी की प्रेजेंस नजर आती है, खासतौर पे क्रिमिनल ट्रायल्स के अंदर। वो ज्यूरी आपके वो पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन है वहां पे, जो जो सोसाइटी की परसेप्शन को देखते हुए इवन दे गिव देयर वर्डिक्ट अगेंस्ट द परसेप्शन ऑफ द कोर्ट। अगर उनको वहां पे उसको ट्रूथ का या फॉल्सहुड का कोई एलिमेंट नजर आता है तो वो उसमें अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं। यहाँ पे टोटली आइसोलेटेड सिस्टम है, और वो सारा करप्शन पे बेस्ड है, फॉल्सहुड पे बेस्ड है। उसकी वजह से जो आपके जो राइटफुल लोग, जो ग्रीव्ड हैं, जो लोग इन्फ्रेंज्ड हैं, या जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है, उन लोगों को कोई किसी किस्म की कोई रेमेडी या ग्रीवेंस उनकी एड्रेस होती हुई नजर नहीं आती। इसको रिफॉर्म करने का तरीकाकार सर यही है, वो मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि हम सोसाइटी को ग्रास रूट लेवल से एजुकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम है। हम अब एजुकेशन के अंदर अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रास रूट लेवल से लॉ से अवेयरनेस देना शुरू करें, सोसाइटी के अंदर जो अच्छा, मॉरलिटी। लेकिन अब आप लेकिन देखिए, देखिए ये बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू है। देखिए, अब लॉ का सबसे ज्यादा पता तो लॉयर्स को है, जजेस को है, ब्यूरोक्रेसी को है, सिविल सर्विसेज को है, प्रोसिक्यूटर्स को है। जिसको जितना ज्यादा लॉ का पता है वो उतना ज्यादा उसको यूज करता है अपनी मर्जी के लिहाज से। तो इट डज नॉट मीन कि यू नो लॉ और यू डू नॉट नो लॉ, वो तो कैपेसिटी के इश्यूज में आएगा ना। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मॉरली, मॉरल पर्सपेक्टिव का तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं, लॉ आता है कि नहीं आता। सोसाइटी का जो मॉरल पर्सपेक्टिव है, मीन्स के आई विल अगेन से, फिर हम इसको कंक्लूड हमने करना है कि आई वुड अगेन से, जो मैंने रिपोर्ट की बात की कि व्हेन आई नो, मीन्स के व्हेन आई नो, मैं एंटी करप्शन में था, मैंने 2 दिन इंक्वायरीज की, तो एक इंक्वायरी मेरे बैचमेट की आ गई। अब आई वुड नॉट से, क्योंकि जाहिर है हमने जिस सोसाइटी में रहना है, मेरे भी दोस्त हैं, मैंने भी अपनी दोस्ती रखनी होती है, तो मैंने वो इंक्वायरी ने चेंज करवा दी। और आई जस्ट थॉट कि मैं तो इधर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं इधर 1 साल रहूंगा तो फिर इट मीन्स के मैं तो किसी के साथ बात नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इश्यूज तो फिर होते हैं सबके अंदर। तो सोशल प्रेशर्स भी हैं, सारा कुछ भी है। हम अपने सोशल कनेक्शंस के खिलाफ जा ही नहीं सकते। कभी आपने देखा भाई ने भाई के खिलाफ एविडेंस दिया हो? अ, अगर दुश्मनी हो जाए तो रहता गले, इन इट इज नॉट अ रूटीन मैटर। पाकिस्तान ना, कजन्स के खिलाफ, बिरादरी के खिलाफ, इवन अगर आप सिविल सूट्स में देख लें तो सबसे ज्यादा झूठ एफिडेविट। तो इवन वी डोंट हैव अ कल्चर, जो कि मैं समझता हूँ, क्योंकि अब हमने मॉरल की बात की, अब हम कल्चरल एस्पेक्ट्स देखते हैं। जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है, जो हमारी सोशल नॉर्म्स हैं, वो पाकिस्तान में किसी किस्म का लीगल सिस्टम डेवलप ही नहीं होने देंगी, क्योंकि हम अपने भाइयों, अपने कजन्स, अपनी बिरादरी, अपनी दोस्ती, अपने अहबाब, अपने इंटरेस्ट के खिलाफ फैसला कर ही नहीं सकते। जी सर सच्चाई तो देखें, सच्चाई तो सबसे पहले इन रिलेशंस को ही नेगेट करती है। जी जब जी। आप ट्रूथफुलनेस की बात करते हैं, ऑनेस्टी की बात करते हैं, राइचियसनेस की बात करते हैं, विर्च्यू की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो इन्हीं चीजों को अब जो है हमने जो एक्सेप्शंस क्रिएट हो रही हैं, इन्हीं के अगेंस्ट उसने चलना होता है। तो जब हम लोग ये चाहते ही नहीं कि हम मेरिटोक्रेसी या ट्रूथ को किसी भी तरह से अपने इदारों में या अपने डे टू डे अफेयर्स में उनको एस्टेब्लिश करें। बीइंग अ मुस्लिम, देखें, हम लोग मुसलमान हैं, और हमारा जो एथोस है और जो हमारा जो नॉर्मेटिव अप्रोच है,
सोसाइटी के बारे में, उसके ऊपर हमें स्ट्रेट अवे गाइडेंस मिलती है। उसके ऊपर हमें है कि आप किसी भी मामले में अगर आपके को करीबी रिश्तेदार है या आपका कोई मामला कोई आपके करीबी दोस्त हैं, अहबाब हैं, अगर आपको उनके खिलाफ एविडेंस करनी पड़ती है तो यू हैव टू डू इट। ये जिहाद है, ये आपको करना है। लेकिन बिल्कुल। उसके बाद आपको आइसोलेशन फेस करनी पड़ती है। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस सर आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे फादर जो है वो बतौर डीएसपी रिटायर हुए पुलिस से। तो ही ज्वाइन द पुलिस फ्रॉम कांस्टेबल कैडर। तो जी वो जी। ऐसा ऐसा प्रमोट होता है, डीएसपी बने। उनकी सर्विस भी सारी तकरीबन लाहौर की है और इन्वेस्टिगेशन विंग की ज्यादा सर्विस है। तो सर कभी कभी हम उनके साथ बैठे होते हैं तो वो बात कर रहे होते हैं। हम उन्होंने कहा कि आपने कभी नोट किया है कि जब मैं सर्विस में था तो ये मेरा फोन बंद नहीं होता था किसी वक्त भी, और अब आपने देखा है इस पे कोई फोन नहीं आता। तो मैंने उनको सोशली इस कदर आइसोलेट देखा है, इस कदर आइसोलेट देखा है कि सर अब उनके कोई जो करीबी दोस्त कोई एक आध होगा जो उनसे कोई राब्ता बहाल रखता है, बाकी कोई बंदा उनसे बात नहीं करता। तो इसके मुकाबले में जो मेरे उनके दूसरे बैचमेट थे, उनके दो बच्चे भी हमारे साथ पढ़ते थे। हम उनको देखते हैं कि दे आर वेरी स्टेब्लिश, उनके पॉलिटिकल जो कनेक्शंस भी हैं, और अभी तक उनके बच्चे हैं जो एमपी है बने, के साथ उनकी आगे रिलेशनिंग हो गई हुई है। तो हमने उनसे सवाल करते हैं कि हम क्यों पीछे रहे। तो उन्होंने कहा बेटा अगर आप मेरे करियर को उठा के देख लेना तो मेरी 3 माह, 3.5 माह, 4 माह से ज्यादा पोस्टिंग किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं रही। उसकी वजह यही होती थी कि मैं मेरिटोक्रेसी को किसी भी तरह मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इवन मैंने उनसे सवाल किया कि बाबा हम देखते हैं थाना तो चल ही नहीं सकता करप्शन के बगैर, आप किस ये तरह ये कहते हैं कि आपने बड़ी चीज की। ये बड़ी अच्छी बात की। पाकिस्तान में फिर देखिए ना, सोसाइटी का और रियासत के इदारों का कितना स्ट्रक्चर है कि यू हैव टू पे द सोशल प्राइस इफ यू यस सर। इफ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन इन द स्टेट स्ट्रक्चर। अच्छा, लेकिन हम इसको अब थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी, दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि अगर स्टेट स्ट्रक्चर में लोग, मेरे ख्याल में मेजोरिटी ऑफ द पीपल, अगर वो खड़े हो जाएं और नो कर दें, तो फिर भी किसी सूरत भी ऐसे नहीं हो सकता कि इंटरेस्ट जो है वो अपना मफाद ले जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी आपके लिए हैरानगी होगी कि बहुत से एमपीएस ऐसे हैं, बहुत से मिनिस्टर्स ऐसे, एमएनएस ऐसे हैं जो सबसे पहले किसका ट्रांसफर करवाते हैं? हॉस्पिटल के एमएस का। क्यों करवाते हैं? क्योंकि जो उधर वो बनता है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, उसके ऊपर वो अपनी अथॉरिटी चाहते हैं, सो दैट दे कुड प्ले देयर डिजाइन। किसको मारना है, किसको उतरवाना है, कौन सा पर्चा होना है, उसको मार देंगे। एमएलसी के ऊपर क्योंकि हमारी अथॉरिटी होगी, हमारी बात मानी जाएगी, तो नहीं हो सकेगा। अब आई हैव टॉक मैनी टाइम्स कि एमएलसी के ऊपर डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, और कोई मसला ही नहीं। अगर हम उनको प्रोटेक्शन दे दें, एमएलसी जो हैं वो अच्छे हो जाए, क्वालिटेटिव हो जाए, उसमें झूठ ना बोला जाए, इतना गैप है। अब क्योंकि हम थोड़ा पॉजिटिवली भी इसको देखेंगे, अगर हमारी सिविल सर्विसेज, हमारी पुलिस, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी मेडिकल ब्यूरोक्रेसी, ऑल दोज पीपल हु आर अटैच्ड टू द क्रिमिनल और सिविल जस्टिस सिस्टम, इनमें अगर एक अच्छी खासी मेजोरिटी जो है वो लॉज के मुताबिक काम करना शुरू कर दे, तो फिर भी बहुत बड़ी चेंज हो गई। एक सोसाइटी का पार्ट भी तो है, लेकिन बट दैट इज ऑप्शनल। स्टेट के अंदर तो, स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर तो गलती है नहीं, जो स्ट्रक्चर है वो बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट करवा सकता है उसको। जी राव साहब, अब स्टेट में भी तो गैप्स दूर करके हम सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं ना। सर स्टेट में गैप्स तो हम उसी सूरत में दूर करेंगे जब जो लोग स्टेट्स को रन कर रहे हैं उनकी प्रायोरिटी में ये चीज शामिल होगी। अब उनकी तरजीहात में ये चीज शामिल नहीं है। ये पूरा पूरा का पूरा सिस्टम है जो मैनूवरिंग पे बेस्ड है, जहाँ पे वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है उनकी फर्दरेंस जो है वो आपका प्राइमरी गोल है। मटीरियलिस्टिक कल्चर है। आपने अपने आप को सोशली जो है अपने स्टेटस को इम्प्रूव करना है। कल हमारी एक पार्टिसिपेंट थी, वो बात कर रही थी कि सिविल सर्विस को जो भी ज्वाइन करता है वो अपने सोशल स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए ज्वाइन करता है। और ये 90% हमारे कैंडिडेट्स ऐसे ही हैं। हम भी सर कंटेस्ट करते रहे इन एग्जाम्स को, तो हम में जो लोग मिलते थे उनमें से कुछ लोग जो ज्वाइन भी कर गए, जो पहले बड़ी बड़ी प्यारी बातें किया करते थे, लेकिन विद इन डेज और विद इन मंथ्स हमने उनको इम्प्रूव होते देखा है। इवन नॉन कस्टम गाड़ियां नीचे आ गई, उन पे सबस प्लेटें लग गई, वो चल रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू हो गई। दिनों में वो लोग बदल गए। तो ये सर जो जो तरजीहात आप कह रहे हैं कि स्टेट लेवल पे स्टेट इसको बदलेगी, तो स्टेट ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। स्टेट जो है वो बिल्कुल जो स्मूथली इसमें चल रही है, वो मजे में है।
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कर रही है, लोगों को मैनिपुलेट कर रही है, मैन्यूवर कर रही है, अपनी पावर को जो है सर वो इंड्योर करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट लेवल से इस पे आपको कोई भी चीज होती हुई नजर आएगी। अच्छा, पाकिस्तान में ना दो यूनिवर्सल फॉल्सहुड है, मैं उन्हें यूनिवर्सल फॉल्सहुड कहता हूँ। एक एफआईआर में जब हम फैक्ट्स लिखवाते हैं, और दूसरा जब कंपेटिटिव एग्जाम्स में वो पूछते हैं स्टूडेंट से कि आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आगे से कैंडिडेट बहुत एक्साइटेड होकर कहता है कि जी मैं कौम, मुल्क और कौम की खिदमत करता हूँ, ना ये सिविल है ना ये सर्वेंट्स है। अच्छा, ये दो फॉल्सहुड जो है ना वो इनडाइजेस्टेबल है। एटलीस्ट दे शुड टॉक देयर कि मैं आई विल बी अ मनी मेकर, आई विल इनहेंस माय सोशल स्टेटस, मैं, मेरे जो डिजाइन हैं वो तो एक डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन क्या ऐसे नहीं हो सकता, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, कि चलिए अब हम स्ट्रक्चरल चेंज की तरफ बात नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे गैप्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, इंडिविजुअल रोल्स भी होता है, हमने देखा है बहुत सारी जगह पे, एक अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर है, एक अच्छा, उसे क्या कहते हैं, डीएसपी है, एक अच्छा एसएचओ है, इवन एक अच्छा ट्रैफिक वार्डन है, एक अच्छा इंजीनियर है, एक अच्छा डॉक्टर है। तो इन देयर ओन वे वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सर वो बिल्कुल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि दे विल बी सेट एन एग्जाम्पल। उनको जो है वो नमूना बना दिया जाता है दूसरों के लिए, उनको मिसाल बना दी जाती है। अब जो आप ये बात कर रहे हैं कि ऑनेस्टी की, तो इसमें हमारे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सिटिंग सीसीपीओ थे, एंड माय फादर वाज सर्विंग एज इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इन मांगा मंडी। तो वहां पे सर एक होमिसाइड में इन्वॉल्व उन सीसीपीओ साहब के को जो फर्स्ट किन इन मर्डर होमिसाइड, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ जो बड़ी क्रेडिबल एविडेंस मिली, तो हुआ क्या कि जो फादर थे उन ही एग्जर्टेड, और उन्होंने उस बंदे को अरेस्ट कर लिया। उस बंदे को अरेस्ट करके जब उसको जुडिशियल उसको लॉकअप में रखा, तो सर वो प्रेशर एग्जर्ट हुआ। मैं अपने वालिद को घर में देखता था कि ही वाज टोटली रुइंड सर। उनको फोन आ रहे हैं, उनको धमकियां आ रही हैं, उनको स्ट्रेट अवे कभी एसएसपी फोन कर रहा है, कभी डीआईजी फोन कर रहा है, ये तुम्हारा कोई पर्सनल केस नहीं है, छोड़ो इसको, तुम क्यों इस तरह कर रहे हो, ये और वो। लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली कहा कि देखें आपके हाथ में पावर है, आप मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दें। आप मुझे ट्रांसफर करने के बाद जिससे जो लिखवाना आप कर लें, मैं किसी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इट मींस आई हैव कमिटेड दैट मर्डर। एब्सोल्युटली। अच्छा, फिर तो तो एक छोटे से मैं और आपसे एग्जांपल करता हूँ कि आज जब मैं एंटी करप्शन कोर्ट में गया, तो जब अंदर गया तो जा रहा था गेट पे, तो जो पुलिसमैन थे उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना ना मोबाइल हमें दें। मैंने कहा अच्छा जी, आप मैं वैसे एविडेंस देने आया हूँ, अगर आपको मोबाइल चाहिए तो मोबाइल रख लें। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई जगह नहीं है, अब बाहर किसी को दें। मैं कहा मैं तो गाड़ी पे नहीं आया, गाड़ी तो मुझे ड्रॉप करके चली गई है, अब मैं बाहर सड़क पे किसके दूं। ये शादबाद के साथ जो है, आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स भी हैं और उसमें एंटी करप्शन कोर्ट भी है। तो आई जस्ट थॉट कि ये कितने कितने हमारे गैप्स देखें कि मेरे पास मोबाइल है, और वो मुझे, जो वहां पे रिसेप्शन है जहाँ पे पुलिस वाले लोग दूसरे बैठे हैं, वो कहते हैं बाहर किसी को दे के आओ। अब बाहर तो कोई बंदा नहीं है। तो ये देखिए हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं तो दे दे हैव अ मैकेनिज्म, वो आपसे कार्ड लेते हैं, आपका आईडी कार्ड लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, फिर आके आप दे देते हैं। तो मीन्स ये, मैं तो देखता रहता हूँ कि हमारे तो छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स हैं, मीन्स के एडमिनिस्ट्रेशन की तो हमें सूझबूझ ही नहीं है। तो इसमें भी कैपेसिटी अगर हम इम्प्रूव करें, हम जस्ट अंडरस्टैंड करें कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेशन है कि अगर कोई आदमी कोर्ट में जा रहा है, किसी ऑफिस में जा रहा है, वॉशरूम उसका अच्छा होना चाहिए, पब्लिक वॉशरूम अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे पानी होना चाहिए, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे सेफ हो। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये फैसिलिटेशन, मतलब हमारा मोड ही नहीं है फैसिलिटेशन में। तो सर ये तरजीहात में शामिल नहीं है, ये चीजें मैं दोबारा फिर एक ही चीज रेपिटेशन हो रही है, ये तरजीहात में शामिल नहीं है। यहाँ मेरे रायगढ़ में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में आज से 4 साल पहले को 35 लाख रुपए की लागत से यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और यूएन के डब्ल्यूएचओ के प्रोजेक्ट थे हाइजीनिटी के लिए। उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म के 4 स्टार किस्म के यहाँ पे वॉशरूम बनाए। वो वॉशरूम बने, इससे पहले कोई सेग्रीगेशन थी ही नहीं, मेल फीमेल के लिए एक ही वॉशरूम था, और देर वर वेरी रूइन कंडीशन में थे। वो वॉशरूम आज से 6 साल पहले बने, और वो अभी तक यूं ही हैं, और वो तबाह हाल होते जा रहे हैं।
इसके बारे में कुछ 2-3 दफा यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर्स बदले। आई पर्सनली अपीयर्ड बिफोर देम, मैंने उन्हें कहा कि ये चीज है, इस पे काम होने वाला है, आप इसको देखेंगे, ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तामीर किया है, ये इसको इसको एक्टिवेट करें। तो आप आयरॉनिकली मुझे जवाब किया कि हमारे पास फंड्स नहीं है, दे डोंट हैव फंड्स टू रन 4 वॉशरूम्स। तो ये सर प्रायोरिटी नहीं है। उसके बाद देखें असिस्टेंट कमिश्नर का जो रैंक है, क्या उस कैडर को 2.4 या 2.8 गाड़ी अलाउ है? ये देखें आप, 2800 सीसी गाड़ी ये एक देखिए, असिस्टेंट ये कमिश्नर क्लास रन। सिस्टम है जिसके सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स में हमने ये छोटी छोटी चीजें बड़ी अहमियत के हामिल है। देखिए, इवन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सिविल जस्टिस सिस्टम एंड देयर इंस्टीट्यूशंस। देखिए, अब सेक्रेटरी साहब के कमरे में एसी लगा, जो बाहर स्टाफ है उसके कमरे में एसी नहीं, मसलन डीएस के लगा है, एएस के लगा है, सेक्रेटरी के लगा है, उनको गर्मी लगती है तो उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया गया जी, अच्छा एनवायरनमेंट हो काम करने के लिए। तो दूसरे बंदों को तो हमने एनवायरनमेंट ही नहीं दिया। तो अगर आप सेंट्रलाइज्ड एक कमरा बना लें बड़ा सा, उसमें आप केबल्स लगा लें, सेक्टर साहब भी बैठे हो, बाकी भी सारे बैठे हो, सेंट्रलाइज एसी से आपको पूरा डिपार्टमेंट बैठ सकता है, व्हाई नॉट दैट? बट नो, वी हैव टू कीप द क्लास सिस्टम। देयर इज एन ऑफिस, देयर उसका फिर वो वॉशरूम भी है, उसका एक रिटायरिंग रूम भी है, उसका एक दूसरा रूम भी है। तो ही इज द वाइसराय, ही इज द किंग, ही इज एंजॉयिंग। और जिन लोगों ने काम करना है वो उनकी तो काम करने की वजूहत नहीं है। सो अब मैं आई एम जस्ट गोइंग टू कंक्लूड। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, he can raise his hand so that we could take that question, if anyone. और सर मैं एक वन लाइनर बात कहना चाहूंगा। मुस्तंसर मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब हैं, इंतकाल कर गए हैं। उनसे एक न्यूज़पेपर में उनकी एक वन लाइनर आई थी, उन्होंने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में इंसान किसे कहते हैं। तो उन्होंने आगे से लिखा था, पाकिस्तान में इंसान 17 ग्रेड से ऊपर के अफसर को कहते बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। कमिंग टू द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम, आई वुड अगेन टॉक कि जो आज हमने बात की इसके ऊपर अगर हमने एक ऐसे लिखना हो, एक आर्टिकल लिखना हो, एक एक क्रिटिकल थॉट प्रोसेस के बाद और प्रॉपर रीजनिंग के साथ, कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ हम क्या लिखें? हम बात करेंगे जी कि लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, इसकी इवोल्यूशन की है क्या हुई, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसकी ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं। देन वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो लॉ है वो कहाँ से हमने इनहेरिट किया है, उस लॉ के गैप्स क्या है, उसके लेजिस्लेटिव गैप्स क्या है, उसके एग्जीक्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन के क्या है, उसकी ब्यूरोक्रेटिक गैप्स क्या है, उसके जुडिशियल गैप्स क्या है, उसके बार एंड बेंच के गैप्स क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ, it reflects the society, it reflects the state. तो इन तीनों के दरमियान एक हार्मनी होना जरूरी है कि द नेचर ऑफ स्टेट, द नेचर ऑफ सोसाइटी शुड डिटरमिन द नेचर ऑफ लॉस। ऐसे नहीं हो सकता कि हमारी सोसाइटी ग्रीन है, हमारे लॉस रेड, हमारी सोसाइटी रेड है, हमारे जो है वो ग्रीन हो। सो देयर मस्ट बी अ सिंक्रोनाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन। आज हमने सोसाइटी के एस्पेक्ट के बारे में बात की। व्हेन अ थिंग, when an object, when the structure is the product of a society, so you need to understand the society, how a state can make a society better, how a society can make a state better, what should be the combination, to what extent both amalgamate, to what extent both should work independently. So the accountability, what should be the legislative accountability, administrative accountability, others importantly, but most importantly, what I believe the accountability of the people is most important. How could it be done? There are so many reasons it cannot be done, but there is nothing constant except change. What should be the way? It is always evolution. Evolution, there are voices, there are other things which will make this happen. कल हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।